दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललन सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। आज हम लेकर आए हैं कि पूना पैक्ट के बारे में जानकारी कि पूना पैक्ट क्या था। बाबा साहब और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं। पूना पैक्ट। सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा सुनकर भारत के सभी नेता असंतुष्ट थे। जहां तक डॉक्टर साहब का संबंध था, वे भी ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा से असंतुष्ट थे। उन्होंने 23 अगस्त 1932 को वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने असंतोष प्रकट करते हुए यह कहा कि सरकार के निर्णय ने प्रांतीय धारा सभाओं में बहुत कम सीटें देकर अछूतों को बेरहमी से कुचलकर अछूतों के सामने एक नई समस्या पैदा कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो कोई न्याय ही नहीं है, अछूतों को प्रांतीय धारा सभाओं में इतनी कम सीटें दी जाएं और दूसरी ओर ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें दी जाएं। इस प्रकार का अन्याय ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन को सरकार के निर्णय को अस्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस वक्तव्य की आलोचना करते समय भारत के एक प्रमुख दैनिक ने उस समय कहा था, वे डॉक्टर अंबेडकर सरकार के निर्णय को ठुकरा देने में MC राजा जी से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में एक विरागी सज्जन ने एक लेख में यह पूछा कि जिस समय अछूतों को ब्रिटिश सरकार ने इतना कम प्रतिनिधित्व दिया था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर क्या सो गए थे? दुख है कि विरागी जी ने उपरोक्त सत्य को ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं किया। उन्हीं दिनों यह अफवाह भी फैल गई थी कि गांधी जी अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध अपने प्राणों की बाजी लगाकर करेंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर को यह मालूम हुआ कि गांधी जी अनुमानसिक तरीके से अछूतों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, तब उन्होंने अपना दूसरा वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है, अछूतों के नन्हे से राजनीतिक अधिकार के वृक्ष को पनपने से रोकने के प्रयास की मैं तनिक भी चिंता नहीं करता। गांधी जी की यह धमकी कि वे आमरण अनशन करेंगे एक राजनीतिक अड़ंगा है। यह उनका नैतिक युद्ध नहीं कहा जा सकता। यदि वे इस बात की जिद ही करते हैं, तो बजाय स्वाभाविक रूप से मरने के अस्वाभाविक रूप से मरेंगे। मैं एक मनुष्य की सच्चाई में उस समय विश्वास कर सकता हूँ, जब वह अपने प्रतिद्वंदी को उसकी ईमानदारी के लिए उसका सम्मान करता है और खुलकर मैदान में संधि की बातचीत करता है। लेकिन ऐसे अड़ंगों से मैं कभी भी विचलित नहीं हो सकता। मेरा निर्णय, अपने जीवन की बाजी लगाना चाहते हैं तो अछूतों को भी बाध्य होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध करना ही होगा। गांधी जी की इस धमकी पर विचार प्रकट करते हुए एक प्रमुख दैनिक ने कहा था, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखो, गांधी जी का आमरण अनशन करने का निर्णय शोक से भरा हुआ है। यह तो खुलकर अत्याचार ही करना है। लंदन के न्यूज क्रॉनिकल में J.A. स्पेंडर महोदय ने एक लेख में गांधी जी की इस धमकी को अछूतों पर एक बहुत बड़ा अन्याय बताते हुए कहा था, अजीब आदमी दुनिया में अजीब बातें कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के उदाहरण दिए जाए तो एक पुस्तक ही तैयार हो जाएगी। किंतु गांधी जी की इस धमकी से भारत के कट्टर हिंदुओं पर क्या असर पड़ा? उस समय हिंदू अपने नेता की जान बचाने के लिए कौन कौन से नाटक खेल सकते थे, तथा हिंदू स्त्रियों ने अछूतों पर दया दिखाकर उनके उद्धार का बीड़ा अपने हाथों में लेकर किस प्रकार भारत के करोड़ों मूक अछूतों पर घोर अत्याचार किया। उसे चुपचाप निकल जाने की धृष्टता हम कदापि नहीं कर सकते। अछूतों के नेता की हैसियत से राव बहादुर MC राजा भी राजनीतिक क्षेत्र में कुछ कार्य करने लगे थे। संयोग से वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी निर्वाचित किए गए। जिस समय प्रथम तथा द्वितीय राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस में अछूतों के प्रतिनिधि भेजने का प्रश्न उपस्थित हुआ, उस समय राव बहादुर राजा केंद्रीय असेंबली के सदस्य थे। सरकार यह घोषणा कर चुकी थी कि वे जो केंद्रीय असेंबली के सदस्य हैं खुद प्रतिनिधि बनकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकेंगे। जब अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का प्रश्न उपस्थित हुआ तब एमसी राजा स्वयं अपने लिए कोशिश करने लगे। चूंकि वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य थे अतः सरकार में उनका नाम अस्वीकृत कर दिया। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवास अछूतों के प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए। इस घटना से राव बहादुर राजा ने अपनी हार समझ ली। अछूतों के प्रतिद्वंदी यह अवसर ढूंढ ही रहे थे कि कब अछूतों में फूट हो और कब हम अछूतों के दो टुकड़ों में बांटकर उन्हें कमज़ोर बना दें। उनके लिए यह अच्छा अवसर था। इसका परिणाम यह हुआ कि राव बहादुर राजा कांग्रेस के हाथ में कठपुतली बन गए। वह रह रहकर डॉक्टर अंबेडकर की बुराई करने लगे। राव बहादुर राजा भी अपना अवसर ढूंढ ही रहे थे कि कब मौका मिले और कब वो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर अपने करतनी के तीर चलाए। यह अवसर गांधी जी के आमरण अनशन की धमकी से आ ही गया। शिमला में केंद्रीय असेंबली की बैठक हो रही थी। इसी समय असेंबली में राव बहादुर राजा डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ शेर की तरह गरजने लगे। 13 सितंबर 1932 की बैठक में उन्होंने कहा था, साइमन कमीशन के सामने तो डॉक्टर अंबेडकर ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की मांग पेश की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के प्रति निजी विरोध में संयुक्त प्रणाली के साथ ही कुछ सुरक्षित सीटों की मांग पेश की थी। उसके थोड़े ही दिनों बाद लंदन जाकर उनका दिमाग क्यों बदल गया और वे पृथक निर्वाचन की मांग क्यों बुलंद करने लग गए। इस क्यों का उत्तर उन्हें वहीं प्राप्त हो गया। सर आउस जी जहांगीर ने उन्हें ही वही बताया। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए संयुक्त प्रणाली और कुछ सुरक्षित सीटों की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने यह स्वीकार नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों से लाचार होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक राजनीति सत्ता के लिए लड़ना पड़ा। जब राव बहादुर राजा को यह मालूम हुआ कि जिस सिद्धांत के समर्थक राजा साहब स्वयं थे उसी का गांधी ने लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में घोर विरोध किया, तब भी उनके हृदय में मनुष्यता का कोलाहल नहीं मच सका। वे इस उत्तर को पाकर उस समय चुप तो अवश्य हो गए, किंतु तब भी वे अपने विभीषण के पद को ठोकर नहीं मार सके। राजा साहब ने यह जान लिया था कि जिस अधिकार को वे स्वयं प्राप्त करना है उसी अधिकार को गांधी ने लंदन में मानने से अस्वीकार कर दिया था। तब मनुष्यता के नाते उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की न्यायपूर्ण मांग को ही अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भली भांति जान लिया था उनका दृष्टिकोण उस समय गलत है, लेकिन फिर भी वे अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर हमें धृष्टता की सीमा का पता चल जाता है। उनकी धृष्टता का अंत यही नहीं हो जाता। सर पीसी सेठना ने प्रारंभ में ही यह कह दिया था कि गांधी जी के आमरण अनशन से भारतीय राजनीति में जो अड़ंगा पैदा होगा उसकी चाबी डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में है। यद्यपि सर सेठना ने यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पर अन्याय ही किया था, तथापि इस विवाद को अलग रखते हुए भी हम सर सेठना के वक्तव्य को ज्यों का त्यों रहना देना चाहते। उन्हीं दिनों मान्य के नटराजन जी इंडियन सोशल रिफॉर्मर सभा के सदस्य थे। डॉक्टर साहब से मिले और अछूतों की पृथक प्रणाली के स्थान पर अपनी एक नई योजना पेश की। डॉक्टर साहब ने उनसे यह साफ साफ कह दिया, जब तक गांधी जी अपनी योजना स्वयं नहीं देते तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो आज भारतीय सरकार के भोजन सदस्य हैं ने भी बड़ी लंबी चौड़ी अपील निकालकर हिंदुओं से प्रार्थना की अब वे अछूतों के प्रति अन्याय ना करें। कलकत्ते में भी बंगाल के प्रमुख हिंदुओं की एक विराट सभा हुई जिसमें हिंदुओं से अपील की गई कि 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन करेंगे। अछूतों के लिए मंदिर तथा पूजा पाठ करने के अन्य स्थान खोल दिए जाएं। यह ध्यान देने योग्य बात है, अछूतों के लिए मंदिर 20 सितंबर को ही खोला जाए। क्या इस तारीख से पहले अछूतों के लिए मंदिर नहीं खोले जा सकते? क्यों नहीं? किंतु इतनी राजनीतिक उथल पुथल मचने के बाद भी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की कुबुद्धि यही विचार करती रही कि संभव है 20 तारीख से पहले गांधी जी आमरण अनशन ना करें अथवा डॉक्टर अंबेडकर किसी प्रकार पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्यागने के लिए विवश कर दिया जाए।
तब ऐसी परिस्थिति में अछूत मंदिरों में घुसकर उनके भगवानों को अपवित्र नहीं कर सकें। हिंदुओं के इस ढोंग को देखकर राव बहादुर MC राजा का यह पूर्ण विश्वास कर बैठे थे कि जब प्रथम निर्वाचन प्रणाली के खिलाफ शक्तिशाली हिंदुओं की आवाज़ बुलंद होगी तब अकेले डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को लेकर कितनी देर तक ठहर सकेंगे। ऐसी स्थिति में यदि वे हिंदुओं से मिलकर अछूतों की खिलाफत करें तब उनका निजी भविष्य बड़ा उज्जवल हो सकता है। यह कल्पना कर ही राव बहादुर MC राजा अपने निजी फायदे के स्वप्न देखकर अपनी कौम के प्रति धृष्टता करने का साहस कर सकते, किंतु क्या राव बहादुर राजा निजी फायदा उठाने में सफल हो सके? उसका उत्तर हमें नकारात्मक मिलता है। दोस्तों, हिंदू समाज ने हमेशा से ही बहुजन समाज का शोषण किया है और दलित वर्ग को गुलाम बनाए रखने के हर तरीके से षड्यंत्र रचे हैं। और हमारे मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों एक ही हैं। उस समय बीजेपी तो थी नहीं। जो काम आज बीजेपी कर रही है बहुजनों के साथ, दलितों के संग, वो काम उस समय कांग्रेस कर रही थी। और महात्मा गांधी पृथक निर्वाचन बाबा साहब की मांग के विरोध में आमरण अनशन में बैठ गए थे और बाबा साहब से लड़वाने के लिए, जैसे आज बीजेपी करती है कि दलित से लड़वा देती है, अपनी पार्टी में कुछ रुपये दे के दंगे करवा देती है और मुस्लिमों के साथ दलितों को लड़वा देती है। और उनको, जैसे एक कहावत भी है कि लोहा लोहे को काटता है, अपना पर्दे के पीछे हो जाते हैं और आगे लड़ने वाले उसी की जाति का, उसी के धर्म का खड़ा कर देते हैं। और ऐसा ही उस समय MC राजा को किया गया और कुछ स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए MC राजा ने बहुजन समाज के साथ दुष्टता की और विभीषण का काम किया और बहुजन समाज को गर्त में डालने का महात्मा गांधी के साथ साथ MC राजा का भी उतने ही योगदान है। कांग्रेस दलाल पैदा करती है, चमचे पैदा करती है और जब से इसकी स्थापना हुई तब से ये बहुजन समाज के दलाल और चमचे ही पैदा कर रही है। और आज भी ये बहुजन समाज में दलाल और चमचे पैदा करके बहुजन राजनीति को इसने खा दिया है और बहुजनों में इसने घर घर नशा